हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर के बारे में और हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि दो जो सुपर पावर ब्लॉक्स थे वो किस तरह फॉर्म हुए, उन्होंने कैसे एक मिलिट्री अलायंस का फॉर्मेशन लिया और किस तरह से हर एक चीज कोल्ड वॉर में एक मिलिट्री और एक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स को जोड़ने की तरफ बढ़ गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था, पहले ये जान लेते हैं। दोनों ही सुपर पावर्स ने अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब उन्होंने अपना प्रभाव पूरे वर्ल्ड में फैला दिया था और पूरे छोटे छोटे जो कंट्रीज थे वो उनके साथ ऑलमोस्ट जुड़ चुके थे। अब जो छोटे छोटे कंट्रीज थे उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस क्यों था? क्योंकि जो सुपर पावर्स थे वो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे उनके राइवल ब्लॉक से, ताकि जो राइवल ब्लॉक है मींस अगर यूएसए का ब्लॉक है तो यूएसएसआर वाले कंट्रीज पर अटैक ना करे और यूएसएसआर का ब्लॉक है तो वो यूएसए वाली कंट्रीज पर अटैक ना करे। तो इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो छोटे छोटे कंट्रीज थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और राइवल सुपर पावर के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बचने के लिए वो किसी ना किसी ब्लॉक को ज्वाइन करते थे। और ज्वाइन करने के बाद वो बेसिकली उनका एक सेल्फिश पर्पस होता था कि वो दूसरे ब्लॉक से अपने आप को बचा सके, अपने आसपास के देशों से अपने आप को, जो उनके नेबरिंग कंट्रीज है जिनसे उनकी राइवलरीज चल रही हैं, तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए छोटे जो कंट्रीज होते थे वो सुपर पावर्स को ज्वाइन करते थे क्योंकि उनको सुपर पावर्स से एड मिलती थी। और दूसरी बात ये कि इसी के चलते क्या हुआ कि सारे जो ऑलमोस्ट यूरोप जो था वो ईस्टर्न यूरोप तो यूएसएसआर के साथ जुड़ गया और वेस्टर्न यूरोप यूएसए के साथ जुड़ गया। और इसी वजह से इसको ईस्टर्न अलायंस और इसे वेस्टर्न अलायंस भी बोला जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक ईस्ट पार्ट में है एक वेस्ट पार्ट में है। तो जिसकी वजह से ये दो सुपर पावर के दो ब्लॉक बन गए थे, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। अब हम जानते हैं कि इसके बाद नाटो का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से जिस्ट में मैं आपको दे देती हूँ कि जो छोटे कंट्रीज होते थे वो क्यों ज्वाइन करते थे सुपर पावर्स को। वाई स्मॉलर कंट्रीज यूज्ड टू ज्वाइन सुपर पावर ब्लॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, फॉर देयर ओन पर्पसेस, टू सेव, और वी कैन यूज द बेटर वर्ड हियर विच इज प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट their own country from the sphere of influence of the rival bloc. Then for financial aid, then for weapon assistance, for weapons only, then for to protect themselves from their rival neighboring कंट्रीज। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो स्मॉलर कंट्रीज होते थे वो सुपर पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन करते थे। क्या क्या रीजन थे? कि अपने खुद के पर्पस के लिए, इसको चाहे आप रीजन मानो चाहे मत मानो, पर ये एक डिटेल दे सकता है। अपने खुद के पर्पस क्या होते थे कि वो अपने आप को बचाते थे राइवल ब्लॉक से। दूसरा, फाइनेंशियल एड के चलते उनको पैसे मिलते थे, उनको एड मिलती थी, हेल्प मिलती थी, असिस्टेंस मिलता था। और फॉर वेपन्स भी मिलते थे उनको, और मिलिट्री एड भी मिलती थी। ऐसा नहीं सिर्फ फाइनेंशियल एड मिलती थी, मिलिट्री एड भी मिलती थी। देन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर
राइवल नेबरिंग कंट्रीज। तो अपने आप को अपनी राइवल नेबरिंग कंट्रीज से, मींस जो उनके आसपास नेबरिंग, उनके पड़ोसी देश जिनसे उनकी नहीं बनती है, उनसे खुद को बचाने के लिए वो या तो यूएसए के साथ जुड़ गए या तो वो यूएसएसआर के साथ जुड़ गए। तो ऐसा छोटे कंट्रीज इसीलिए करते थे। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी आता है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका आप नोट हम कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड भी कर देंगे। तो इसके चलते हुआ क्या था कि पूरे जो यूरोप है, ऑलमोस्ट यूरोप और आपका नॉर्थ अमेरिका तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, साउथ अमेरिका, मेरा मैप ऐसे ही रफ ही बनाऊंगी मैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है मैप का। देन जितना भी यूरोप था, ठीक है, यूरोप जो ईस्टर्न यूरोप था वो यूएसएसआर के ब्लॉक में था, और जो वेस्टर्न यूरोप था ये वो यूएसए के ब्लॉक में था। ऑलमोस्ट वेस्टर्न पार्ट जो था वो ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादातर जो देश थे इसके वो यूएसए के साथ थे, नॉर्थ अमेरिका। देन यूएसएसआर के साथ ज्यादातर ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे। तो ये सब इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेस्टर्न अलायंस, और इसका नाम क्या पड़ गया, ईस्टर्न अलायंस। तो इससे क्या एक खतरा भी उभर गया था पूरे वर्ल्ड को कि कहीं पूरा वर्ल्ड दो भागों में ना बटकर रह जाए, और इनकी होड़ के चक्कर में, मींस इन दोनों की आपसी रंजिश के चक्कर में, आपसी राइवलरी के चक्कर में ये दोनों अपने साथ इतने कंट्रीज जोड़ लें और इतने ज्यादा अपने आप को पावरफुल बना ले कि बाकी सारे कंट्रीज सिर्फ इनके छोटे छोटे, जिसको बोल सकते हैं सिर्फ एक हेल्पर की तरह ना बनकर रह जाए, सिर्फ वो उनका यूज ना करने लग जाए। तो ये नया खतरा भी उभर कर आ रहा था एक कोल्ड वॉर के दौरान, ये जब वर्ल्ड दो पावर ब्लॉक्स के अंदर बट गया था। तो इसके बाद कुछ नए कंट्रीज भी आए थे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इनके भी मिलिट्री अलायंस थे। मिलिट्री अलायंस क्यों बनाए गए थे, यूएसए का एक मिलिट्री अलायंस बना था, यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस बना था, और बाद में यूएसए ने दो मिलिट्री अलायंस और बनाए थे, वो थे सीटो और सेंटो। पहले बनाया गया था नाटो, और यूएसएसआर ने बनाया था वार्सा पैक्ट इनके नाटो के जवाब में। तो बेसिकली अब हम नाटो और वार्सा पैक्ट एंड सीटो और सेंटो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। नाटो क्या है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कब बनाया गया था, अप्रैल 1949 में। और इसके कितने स्टेट्स थे, इसके साथ मेंबर स्टेट्स कितने थे, इसमें 12 स्टेट्स से इनिशियली, मैंने शुरुआत में जब ये बनाया गया इसके 12 मेंबर स्टेट्स थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इसके 30 मेंबर स्टेट्स हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मींस इसको बनाया किस आधार पे था, क्या रीजंस थे जो इसको फॉर्म किया गया और किस लिए फॉर्म किया गया। तो इसको एक मिलिट्री ये एक मिलिट्री असिस्टेंस अलायंस की तरह काम कर रहा था बेसिकली, और इसने इस वेस्टर्न अलायंस को एक मिलिट्री अलायंस बना दिया था बेसिकली। तो क्या था कि अटैक ऑन एनी ऑफ इट्स मेंबर स्टेट, अगर एक भी मेंबर स्टेट पर अटैक होता है तो वो पूरे पर माना जाएगा, मींस सारे मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा और उसका रिटेलिएशन भी किया जाएगा। देन ईच ऑफ दीज स्टेट्स वुड बी ऑब्लिज्ड टू हेल्प ईच अदर, मतलब हर एक स्टेट, हर एक जो इसका मेंबर स्टेट है एक दूसरे की अगर जरूरत पड़ी तो मदद करेगा। तो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, और बेसिकली इसके अंदर आपको जानना क्या है, ये कब फॉर्म हुआ था, 1949 अप्रैल में, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म तो आपको रटनी ही पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नाटो की फुल फॉर्म, सीटो की फुल फॉर्म, सेंटो की फुल फॉर्म, ये मतलब जितनी भी चैप्टर में फुल फॉर्म है उनको तो आप बोल के पी लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और इसके बारे में कब फॉर्म हुआ, 1949, इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसको बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाटो, नाटो के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, मींस उद्देश्य क्या थे। तो एक भी मेंबर कंट्री पर अटैक होगा तो सब पर अटैक माना जाएगा, और सारे जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं वार्सा पैक्ट के बारे में। सो नाटो के जवाब में यूएसएसआर ने एक नया पैक्ट बनाया, वो था वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट जो था 1955 में बनाया गया, जिसको सोवियत यूनियन ने लीड किया, और नाटो को किसने लीड किया, यूएसए ने। और देन इसका क्या प्रिंसिपल फंक्शन था, इसका बेसिकली एक प्रिंसिपल क्या था कि जो भी नाटो के जो मेंबर स्टेट्स हैं या जो नाटो है उसकी इंटरफेरेंस को रोकना यूरोप में, कि वो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ ना जोड़ ले।
तो इसीलिए उनकी फोर्स को एनकाउंटर करने के लिए, नाटो की फोर्सेस को एनकाउंटर करने के लिए यूरोप में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका प्रिंसिपल फंक्शन भी यही था। देन यूएसए ने और 2 अलायंस सिस्टम बनाए जो कि थे सीटो एंड सेंटो। ये कहाँ के लिए बनाए गए थे? जैसे कि उसका नाम नॉर्थ अटलांटिक से पता चलता है, वो नॉर्थ अटलांटिक रीजन के लिए था। ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन और सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया, इन सब रीजन्स के लिए इन दोनों को बनाया गया था और इसका नाम था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सीटो, इसकी फुल फॉर्म, सीटो की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेंटो की फुल फॉर्म क्या है? सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके इनिशियल्स को मैं कैपिटल लिख देती हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म सेंटो की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी आपको फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमेशा पूछी जाती है, किसी न किसी की तो पूछ ही ली जाएगी। ये नहीं पूछी जाएगी तो किसी भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी की पूछ ली जाएगी। तो इसीलिए आपको ये सब लर्न करना जरूरी है। अब एक और चीज, ये जो मिलिट्री अलायंस बने थे ये सिर्फ मेंबर स्टेट्स के अटैक को रोकने के लिए, सामने वालों पे अटैक करने के लिए नहीं बनाए गए थे। ये एक और चीज, इनसे ये जो वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, इन दोनों जो भी हमारे वार्सा पैक्ट है, नाटो है, सीटो है, सेंटो है, इनको एक और तरीके से यूज करते थे। वो क्या तरीका था कि ये लोग, ये दोनों अलायंस क्या करते थे कि बाकी कंट्रीज, माने यूरोप में जो कंट्रीज हैं उनको फोर्सफुली थ्रू देयर फोर्सेस, थ्रू जैसे नाटो की फोर्सेस के थ्रू या सोवियत यूनियन के फोर्सेस के थ्रू, वार्सा पैक्ट की फोर्सेस के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस के अंडर लेते थे। मींस जबरदस्ती बाकी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ते थे, जो उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे उनको बाय हुक और बाय क्रुक, मींस बाय फोर्सेस वो जोड़ते थे। उनकी फोर्सेस हेल्प करती थी उनको अपने अलायंस को स्ट्रॉन्गर बनाने में। और ऐसा सोवियत यूनियन ने बहुत बार किया था और बहुत बार देखा गया कि सोवियत यूनियन के, जब सोवियत यूनियन का डिसॉल्व हुआ था तो उस टाइम पर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो उसमें रहना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनको फोर्सफुली उसके साथ जोड़ा गया था। तो यही रीजन था कि ये अलायंसेस को सिर्फ एक मिलिट्री अलायंसेस की तरह यूज नहीं करते थे, उनको अपने कंट्री और कंट्रीज को अपने साथ जोड़ने के लिए भी यूज करते थे फोर्सफुली। तो ये है हमारे सारे अलायंसेस के बारे में। और अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा जो बड़े बड़े कंट्रीज थे वो छोटे छोटे कंट्रीज को अपने साथ क्यों जोड़ते थे। हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि छोटे कंट्रीज बड़े कंट्रीज के साथ जुड़ते थे, लेकिन बड़े कंट्रीज को क्या फायदा होता था छोटे कंट्रीज को अपने साथ जोड़ने में। और नए जो कंट्रीज आए, इंडिपेंडेंट हुए, उनके बाद थर्ड वर्ल्ड कैसे बना, जो कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, हमारे जो दुनिया बढ़ चुकी थी 2 ब्लॉक्स में, एक नया ब्लॉक भी आया था जिसको हम बोलते हैं उस मूवमेंट को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और उसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे नियो, विच इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।